वेलकम टू रिड्स वर्ल्ड। मार्च के गर्म महीने के दौरान हमने गुजरात के वेस्टर्न घाट्स को एक्सप्लोर करने का सोचा। हमने पूर्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के उत्तर डांग जिले में जाकर वहां के 11 आउल की प्रजातियों को देखने का डिसाइड किया। पूर्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लगभग 160 वर्ग किलोमीटर में फैला है और 140 पक्षियों की प्रजातियां, 116 स्पाइडर्स की प्रजातियां और 700 प्रकार के पौधों की प्रजातियों के अलावा यहाँ काफी सारे जंगली जानवरों का भी घर है। अहमदाबाद से हम सुबह जल्दी निकल पड़े और दोपहर में महल गांव पहुंचे। यह फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है जहां वन अधिकारी ठहरते हैं। पास में ही नेचर लवर्स के ठहरने के लिए महल कैंपसाइट है। घने दल और बांस के जंगल में घूमने के लिए गाइड का होना बेहद जरूरी है, इसलिए हमने विपुल भाई को अपने गाइड के रूप में हायर किया, जिन्हें यहाँ की काफी जानकारी है। डांग में जो है वो 2 प्रकार के बाम्बू है, एक काटस एक मानू है। काटस जो होता है इसके ये कांटे होते हैं, इसमें भी लगे हुए हैं कांटे। और जो भी आपने सुना होगा बाम्बू चिकन या बाम्बू राइस, ये सब जो बनाते हैं ये काटस में बनाते हैं, क्योंकि इसमें होलो जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और इसकी मोटाई इतनी ज़्यादा तक होती है, तो उसमें आप 1-2 किलो भी बना सकते हैं। कुकिंग करने के लिए बहुत यूज़ होता है ये बैम्बू कुकिंग जो हम करते हैं स्टीमिंग में, वो बैम्बू कुकिंग इससे होता है। ये वाला बैम्बू यूज़ होता है उसमें। और बाम्बू को आप जितना यूज़ करना चाहोगे उतना होगा, आपको सिर्फ आइडिया होनी चाहिए इतना बाम्बू काम का है। और ये जो बाम्बू है इसमें 40 या 45 साल में एक बार फ्लावरिंग होता है। बाम्बू कोई पेड़ या वो नहीं पौधा नहीं है, ये दुनिया का सबसे बड़ा घास में आता है, वर्ल्ड टॉलेस्ट ग्रास है। वर्ल्ड टॉलेस्ट ग्रास। और इसमें 40 या 45 साल में एक बार फ्लावरिंग होता है, उसके बाद ये मर जाता है। तो यहाँ के जो ट्राइबल है, ये लोकल लोग हैं, वो इनके सीड्स जो है वो कलेक्ट करते हैं और उनकी 1-2 साल के लिए इतना स्टोरेज करते हैं, 1-2 साल के लिए इसके गेहूं की तरह इसका आकार आता है और उसकी रोटी बनाते हैं। यहाँ के लोग मानते हैं कि पहले के समय में यहाँ पर पढ़ाई का कुछ इतना ज़्यादा नहीं था, तो एक बार खाते थे तो गिनते थे मेरे 40 साल की उम्र पूरी हुई। ओके। दूसरी बार खाते थे तो 80 साल की। पूर्णा नदी और अन्य 3 नदियां यहाँ की प्रमुख जीवन रेखा नदियां हैं, पर गर्मियां तेज होने पर यह लगभग सूख जाती है। फिर बारिश के दौरान असंख्य प्राकृतिक झरने बनाते हैं, जो पक्षियों और वन जीवों के अलावा स्थानीय लोग और टूरिस्ट के लिए मेन अट्रैक्शंस है। बर्डिंग शुरू करते समय हमने ग्रेटर रैकेट टेल ड्रोंगो को पर्च पर बैठकर अफ्रीकन ट्यूलिप फ्लावर में फंसे कीड़ों को खाते हुए देखा। यह तकरीबन 150 अन्य पक्षियों, कीड़ों और एम्फीबियंस की मिमिक्री करने के लिए जाना जाता है। हमने जो पहला उल्लू देखा वह भारतीय स्कॉप्स आउल था। यह लगभग सिर्फ 24 सेंटीमीटर की ऊंचाई का था और अपने ही रंग के पेड़ में छिपा हुआ बैठा था। इस कैमोफ्लेज की वजह से इसे दिन के समय में देखना बहुत मुश्किल होता है। भारतीय स्कॉप्स आउल हालांकि अन्य स्कॉप्स आउल के संबंध में बड़े होते हैं, यह नॉक्टर्नल होते हैं और रात को शिकार करते हैं। हमारा अगला टारगेट ओरिएंटल स्कॉप्स आउल था, जो हमें एक पेड़ पर बैठा हुआ मिला। ओरिएंटल स्कॉप्स आउल 2 कलर के होते हैं, ग्रे एंड रूफस कलर। हमने रूफस कलर का ओरिएंटल स्कॉप्स आउल देखा। यह भी काफी छोटे आकार का था। रात के समय जब उल्लू आपकी आंख में देखता है तो यह बहुत ही सुंदर होने के अलावा डरावना भी लगता है। शायद हम जो प्राचीन कहानियां सुनते आ रहे हैं वह इस डर को पैदा करता है और इन सुपरस्टिशंस को तोड़ने की ज़रूरत है। इन अंधविश्वासों के कारण लोग सुंदर उल्लुओं को मार डालते हैं और उनके पंख का इस्तेमाल काला जादू करने के लिए करते हैं। उन्होंने हमें अभी ये फ्लावर के बारे में बताया। दिस फ्लावर इज नोन एज फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट फ्लावर, जिसे गुजराती में केसूड़ा भी कहते हैं, और इसके बहुत सारे आयुर्वेदिक एंड हर्बल यूजेस होते हैं।
प्लास्ट बोलते हैं इसको हिंदी में। प्लास्टिक का युद्ध हुआ था वहाँ पे, इसके पेड़ बहुत थे, इसीलिए प्लास्टिक का युद्ध नाम का रखा था। इसके ऊपर जो नॉर्मली जो बर्ड रहते हैं वो ये अपना ड्रोंगो होते हैं, फिर ये अपना सनबर्ड ज़्यादा रहते हैं, इस पे फ्लावर पैकर रहता है। फ्लावर पैकर्स और सनबर्ड जैसे बर्ड्स इस पे ज़्यादा रहते हैं बिकॉज दिस इज़ अ फ्लावर। तो इस पे जो इंसेक्ट्स रहते हैं वो उनके बहुत ही फीडिंग के लिए काम आते हैं। और इसमें से अभी कुछ जैसा सीटी जैसा बनेगा, जो सनबर्ड जो आवाज़ निकालता है वैसा ही इसमें से ये ऊपर वाला निकाल देना है, अंदर से ये डंडी निकलेगी पूरी। ओके उसमें से जो बीच वाला पार्ट होता है उसको ऐसा निकाल देने का है, ओके। फिर ऐसे उसको बजाने का है। आपने देखा कि कैसे भैया ने एक फूल में से एक सनबर्ड जैसा आवाज़ निकाला। आगे हम काफ़ी सारे दूसरे बर्ड्स देखे, जिसमें से एक है ब्लैक होडेड ओरियल। पेड़ की ऊंची टहनी पे बैठा यह सनलाइट में काफ़ी ग्लो कर रहा था। फिर हमने इंडियन ग्रे हॉर्नबिल का जोड़ा मिला। ये इंडिया में पाए जाने वाले 9 स्पीसीज में से सबसे कॉमन स्पीसीज है। यह जोड़ा पेड़ पे आराम कर रहा था। एक और कॉमन बर्ड है चेस्टर्ड शोल्डर्ड पेट्रोनिया, जिसे हम येलो थ्रोटेड स्पैरो भी कहते हैं। इस चिड़िया के गले में जो येलो कलर होता है, इसी से उसे नाम मिलता है। ओके, ये डांग जिला है। ये डांग जिला का एक दीवान टेम्परू गांव है, और ये गांव इसकी वजह से पड़ा कि जो आपके सामने पेड़ दिख रहा है टिम्बरू का पेड़, इसमें अभी ये फ्रूट लगे हुए हैं, ये पके हुए हैं, ये थोड़े कच्चे हैं। तो ये पेड़ जो है एक पेड़ ऐसा है डांग जिले में कि इसमें फल तो आते हैं लेकिन उसमें बीज नहीं आते, सीड्स नहीं आते हैं। इसी की वजह से इसका नाम पड़ा है दीवान टेम्बरू। और जब अंग्रेज का ज़माना था, यहाँ पर कुछ अंग्रेज गाँव रहते थे, तो उसको कि एक बंदे को बोला कि हमें यहाँ के लोकल फ्रूट खिलाओ। तो उन्होंने कुछ अलग अलग फ्रूट तोड़ के टोकरी में उसको दी है अंग्रेज सरकार को। तो उनमें से ये टिम्बरू का जो एक टोकरी थी, उसमें से खाए बहुत सारे टिम्बरू। उसमें कई टिम्बरू में बीज थे, लेकिन 1-2 टिम्बरू ऐसे निकले कि उसमें बीज नहीं थे। तो उन्होंने बोला कि ये कौन सा पेड़ है कि इसमें बीज नहीं, बाकी सारे में है। तो उन्होंने ढूंढने को बोला, और उन्होंने दीवान भाई ने ये पेड़ ढूंढ लिया कि ये टिम्बरू है, तो इसमें बीज नहीं आते हैं। तो इसकी वजह से इस गांव का नाम पड़ा दीवान टेम्बरू, और अभी भी जिंदा है। और वो भाई जिसने ढूंढा था उसका नाम था दीवान, इसकी वजह से ये झाड़ दीवान टेम्बरू के नाम से जाना जाता है। पीछे गांव है। ये है दीवान टिम्बरू। ये पका हुआ फ्रूट है। हमने कुछ कच्चे फ्रूट्स भी गिने मिले हैं हमें। हम इसे टेस्ट करने वाले हैं अभी। इट्स वेरी पल्पी। आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारा फाइबर है। एंड इस फ्रूट की खासियत यह है, नॉर्मली दीवान टिम्बरू में जो टिम्बरू के फ्रूट्स होते हैं उसमें बीज होता है, बट ये जो दीवान टिम्बरू है इसमें बीज एक भी नहीं है। सूर्यास्त होते ही हम गाइड के साथ घने जंगल में टॉर्च लेकर अगले आउल को ढूंढने के लिए आगे बढ़े। भले ही हमारे साथ गाइड थे, पर इतनी रात को घने जंगल में घूमना वास्तव में हमें काफ़ी खतरनाक लगा। हमारा अगला टारगेट मॉटल्ड वुड आउल था। यह स्कूप्स आउल के कंपैरिजन में काफ़ी बड़ा होता है। अंधेरे में हमें ढूंढने में काफ़ी दिक्कतें आई, और कुछ फ़ोटोज़ के अलावा हमें कोई वीडियो नहीं मिली। पर इतने बड़े आउल को देखना हमारे लिए काफ़ी दिलचस्प था। मॉटल्ड वुड आउल सिर्फ इंडिया में ही पाए जाते हैं। ये घने जंगलों में अपनी जोड़ियों में ही रहते हैं। घने जंगल में आगे बढ़ते हुए हम फॉरेस्ट आउलेट को ढूंढने निकले। पतझड़ में गिरे हुए ये सूखे पत्ते हमारे चलने पर काफी आवाज कर रहे थे। જે રાઈટ વાળું છે એકદમ ખુલ્લામાં સરખું છે,
લેફ્ટ વાળો પાછળની નાડી ભાગ છે દેખાતી નથી આમાં एकदम क्लियर। फॉरेस्ट आउटलेट सिर्फ मध्य भारत के जंगलों में पाए जाते हैं। वनों की कटाई से इन्हें सबसे ज्यादा खतरा है। यह 1000 से कम रह गए हैं और लुप्त होने की कगार पर है। फॉरेस्ट आउटलेट की एक अनोखी कहानी है। इनकी खोज 1872 में छत्तीसगढ़ के बसाना में हुई थी। क्योंकि 1884 के बाद ये दिखाई नहीं दिए गए, इन्हें विलुप्त माना गया था। 100 से अधिक वर्षों के बाद अमेरिकी ऑर्निथोलॉजिस्ट पमेला ने 1997 में इस प्रजाति को फिर से खोजा। वर्तमान में ये दुनिया में केवल 3 राज्यों में गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में दिखाई देते हैं, लेकिन इनकी जनसंख्या विलुप्त होने से बहुत करीब है। फॉरेस्ट आउटलेट आमतौर पर ऊंचे पेड़ों पर घात लगाकर शिकार करता है, जहां वह स्थिर स्थिति में बैठा रहता है और शिकार की प्रतीक्षा करता है। पत्तियों की तरह दिखने वाला और पर्च पर स्थिर स्थिति में बैठे हुए 23 सेंटीमीटर छोटे इस उल्लू को ढूंढना बहुत मुश्किल था। मैं गाइड विपुल भाई की मदद से इस पक्षी को देखकर बहुत खुश हुई। इनकी आवाज़ काफ़ी अलग होती है और जब हमने इन फॉरेस्ट आउटलेट के जोड़ों को एक दूसरे में बात करते हुए आवाज़ निकालते हुए सुना तो हमें बहुत अच्छा लगा। फॉरेस्ट में हमने बहुत सारे टाइप के मशरूम्स देखे हैं, बट दिस इज़ वन ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ मशरूम। ये लाइन मशरूम है जो स्टिक के आजू बाजू ग्रो हो रहा है। दिस इज़ अ डिफरेंट टाइप ऑफ मशरूम। इसकी जानकारी भी हमें विपुल भाई ने दी है। ये ब्रैकेट फंगस, ब्रैकेट फंगस भी कहते हैं इस मशरूम को। આ છે ને એન્ટ હિલ છે, જે ગુજરાતીમાં ઉધઈનો રાખડો કહેવાય। અને એના આદિવાસી લોકો આ જે ઉધઈ જે ખરી એટલું સરસ માટી એનું અને એને લાર ભેગું કરીને આ માટીને આવી રીતે બનાવે, બહુ હાર્ડ હોય। આની અંદર આખી કોલોની હોય, એ લોકોની બહુ મોટી સિટી હોય। એક જો માદા હોય એનું કામ છે પોતાની ફેમિલીને વધારવાનું, એ ઈંડા જ આપ્યા રાખે। બીજા જે હોય વર્કરો જરાક બી તૂટી ગયો હોય તો કોઈ આવીને રિપેર કરી દે। અને લોકો એવું કહે છે કે આની અંદર સાપ રહેતું છે, પણ એ ખોટી માન્યતા છે। જે રાફડામાંથી ઉદય નીકળી ગયો છે તો એ રાફડામાં ઠંડક માટે સાપ ભરાઈ જાય। તમે સાસનગીરમાં જાઓ તો આ બહુ બધા રાફડા છે, તો ઉનાળામાં ગરમીના સમયે દીપડા કે સિંહ આને તોડીને જેમાંથી કીડી નીકળી ગયેલો હોય એના ઉપર બેસેલા હોય, કેમ કે ઠંડુ એટલું હોય। ચોમાસામાં આ પાણી અંદર નહીં જાય, ઉનાળામાં હીટ નહીં થાય અને શિયાળામાં ઠંડુ નહીં થાય, આવી રીતે એ પોતાનું ઘર બનાવે 3 માસમાં પોતાને બચાવવા માટે। અને અહીંના લોકો શેમ્પૂનો ઉપયોગ નહીં કરે, આની માટીથી લોકો વાળ ધોય। તમે જે બેમ્પૂનો ઉપયોગ કરો એના કરતાં આ લોકો અહીંના શેમ્પૂનો ઉપયોગ આનાથી જ કરે। અને ઓગસ્ટના મહિનામાં વીજગાજ થાય ત્યારે બહુ બધા મશરૂમ નીકળે, તો આ જે આની ઉપર નીકળે મશરૂમ એને અહીંની લોકલ ભાષામાં આઈમ કહેવાય અને મશરૂમમાં સૌથી બેસ્ટ હોય। અહીંના આદિવાસી લોકો આજે વીજગાજ થઈ ઓગસ્ટમાં તો એ લોકો રાત્રે 3-4 વાગે એ લોકો બેટરી લઈને હોદવા નીકળી જાય, કેમ કે એ મશરૂમ બધાને નહીં મળે। જે જો વહેલા જાય એને પણ મળી જાય, જગ્યા ખબર રહેવી જોઈએ। એવી રીતના છે આ મશરૂમ। डांग के फॉरेस्ट में कई जीव हैं। हमने यहाँ फेनल स्पाइडर का वेब देखा। इसे स्पाइडर ने स्पिन करते हुए बनाया है। फेनल वेब स्पाइडर्स काफ़ी पॉइजनस होते हैं। फेनल वेब को देखते समय हमारी नज़रें वहाँ बैठे एक स्पॉटेड आउलेट पर पड़ी। नज़रें मिलते ही वो उड़कर एक पेड़ के खोखले छेद में जा बैठा। वहीं पर उसका पार्टनर भी बैठा हुआ नजर आया।
अगला आउल भी कुछ ऐसा ही था, जिसे ब्राउनवुड आउल कहते हैं। ये भी नॉक्टर्नल होता है और घने जंगलों में ही पाया जाता है। जब हम दूसरे दिन सुबह इसे देखने गए तब ये आउल फैमिली सो रही थी। इस जोड़े ने शायद कुछ महीनों पहले ही अंडे दिए होंगे, पर 2 अंडे देने वाले इस आउल का हमने एक ही नन्हा सा बच्चा देखा, जिसका तात्पर्य यह है कि शायद इस परिवार का दूसरा बच्चा किसी का शिकार बन गया होगा। इन्हें परेशान न करते हुए हम आगे चल पड़े। આ છે ને, આ ગુજરાતી આનું નામ છે કલાર. ડાંગીમાં આને કે સાંભર બુરાંડું, સાંભર બહુ ખાય બુરાંડું. ને આ પેલું એના જેવું વેલ્વેટ જેવું લાગતું છે ને. અહીંયા જે બિલીમોરા સાઈડ જાઓ ને હાઈવે પર જે ઉબાડિયું બનાવે, ઉબાડિયુંનું જે નીચે જે ગોઠવે તે આ ને આનું ઢાંકણું પણ એનું જ બનાવે. આના લીધે ટેસ્ટ ઉબાડવામાં આવે. અહીંના આદિવાસી લોકો છે ને, જ્યારે જંગલમાં જાય અને મચ્છર કટ દે તો ઓડોમસનું બી કામ કરે. ઓડોમસનું કામ કરે. અને બીજું કે આજે કોઈ વાગી જાય તો લોહી પણ બંધ કરી દે. એટલે કલાર છે આ. અને તમને મચ્છર નહીં કરી દે. ઉબાડિયુંમાં જે ટેસ્ટ આવે તે આના લીધે આવે. जैसे उबाड़ियों बनता है एंड ये मॉस्किटो रिपेलेंट का भी काम करता है और जंगल में लोग इसे बहुत ही यूज़ करते हैं, आदिवासी लोग। इसका जो टेक्सचर होता है एकदम वेलवेटी होता है और इसमें एक अलग ही फ्रेगनेंस है अपनी खुद की। इट इज़ अ टाइप ऑफ अ हर्ब यू कैन से। इनके अलावा हमने वाइट बेलेड ड्रोंगो भी देखा। फॉरेस्ट आउलेट के बाद हम जंगल आउलेट को ढूंढने निकले। जंगल आउलेट इंडियन सबकॉन्टिनेंट में पाया जाता है। यह छोटा सा उल्लू होता है जिसका सिर गोल होता है और भूरे रंग के जिसके पंख होते हैं। इसके शरीर पर बारीक बारीक लाइंस होती है। ये ड्राई स्क्रब और डेसिडियस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। यह उल्लू मुख्य रूप से सुबह और शाम को सक्रिय होते हैं। वे खोखले पेड़ों के अंदर बसेरा करते हैं और परेशान होने पर वे जम जाते हैं और मृत पेड़ के तन की तरह दिखाई देते हैं। पूर्णा नदी के किनारे हमने काफ़ी सारे आदिवासी ग्रामीण को वाटरमेलन की खेती करते हुए देखा। नदी किनारे उगने वाले ये वाटरमेलन काफ़ी मीठे होते हैं। कॉमन एमरल्ड डव के कई नाम हैं, जैसे कि एशियन एमरल्ड डव, ग्रे केप्ड एमरल्ड डव, ग्रीन डव और ग्रीन विंग्ड पिजन। ये तमिलनाडु का स्टेट बर्ड है। हमने इसे अपने सामने सड़क पर देखा। इसकी खूबसूरती को निहारने के लिए हमने अपनी कार रोक दी और हम फोटो लेने लगे। जंगल में हमें तेंदुए के फुटप्रिंट मिले। किसी तेंदुए ने पेड़ पर अपने नाखून को साफ करते समय उसके निशान उस पेड़ पर छोड़ दिए थे। 3 दिनों में सारे आउल्स और मलबार ट्रोगन को कवर करने का हमारा प्लान था, पर बिन मौसम बारिश की वजह से यह बर्डिंग नहीं कर पाए और हमें हमारा प्लान कैंसिल करके समय से पहले ही लौटना पड़ा। पर बचे हुए आउल्स और मलबार ट्रोगन देखने की चाहत में हम जल्दी ही डांग फॉरेस्ट वापस आएंगे। So thank you Vipul bhai,
गाइस ये विपुल भाई है, इन्हें बर्डिंग के साथ साथ फॉरेस्ट की बहुत नॉलेज है और इन्होंने हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प की है। वेदर फेवरेबल नहीं था तो हमें ट्रोगन नहीं मिला है, इसलिए विपुल भाई ने हमें प्रॉमिस किया है कि नेक्स्ट टाइम ये हमें ज़रूर दिखाएंगे। तो पार्ट 2 में हम ट्रोगन देखेंगे और ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू। थैंक यू, वेलकम। थैंक यू।